ओके। ये सभी को दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? आज आपका जो टॉपिक है वेस्टर्न साइकोलॉजी में मॉड्यूल 3 है, न्यूरोसिस, साइकोसिस, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। ये चारों के चारों आपके मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब आपके मन से संबंधित है। ठीक है, चारों मानसिक बीमारियां हैं, ऐसा मान सकते हो। ओके, तो हमारा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल 4 कर लिया था। आज हम लोग मॉड्यूल 3 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरॉन से रिलेटेड होगा, है ना। न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं? एनाटॉमी में आपने पढ़ा है, न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं? मज्जा संस्था। हाँ, आपकी जो तंत्रिका तंत्र है, आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके अंदर न्यूरॉन होते हैं। जैसे हमारे सेल होते हैं ना, वैसे ही न्यूरॉन वहां पे होते हैं जो एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ओके, लेकिन ये ब्रेन में होते हैं। तो ये न्यूरोसिस मतलब ऐसा है जो तंत्रिका रोग कुछ है, वो न्यूरोसिस उसको कहा जाएगा। ठीक है, न्यूरोसिस में क्या होता है, जिसमें आपको एंजाइटी, मतलब है आपको पास्ट में जो चीजें बीत गई है या फिर आने वाला जो कल है, उसको लेके बहुत सारी आपको चिंताएं होती हैं, या है ना, आपको लगता है कि मेरा हमेशा पुराने ख्यालों में रहते हो, और इतना ज्यादा उसके जो पास्ट में आपके साथ जो चीजें हो गई हैं, उसको लेके आपके फ्यूचर को आपको बहुत टेंशन रहता है ना। उसकी वजह से आपकी जो फीलिंग है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो कि आपको एंजाइटी हो जाती है ना। मतलब ये मन का ही रोग है एक, न्यूरोसिस जो है, इसमें कोई फिजिकल आपको शारीरिक रोग नहीं दिखाई देगा कि शरीर पे ऐसे कुछ सिम्टम में आएगा, ऐसा नहीं। मतलब बोलते ना, अब इतने ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि अपने आप में ही वो बह जाते हैं। ऐसा जो रोग है वो है न्यूरोसिस। इसमें आपकी जो फीलिंग है बहुत तेजी से ट्रिगर होती है, बहुत बहुत भावनात्मक रूप से ये बहुत तेजी से आता है ये, और इसमें आपको एंजाइटी, डिस्ट्रेस ये क्रिएट कर देता है ना। और ये जो न्यूरोसिस है, इससे ही आपके बहुत सारे दूसरे भी मानसिक बीमारियां हो सकती है, अगर इस तरह से आप है ना पुरानी चीजों के बारे में या किसी एक चीज को बहुत पकड़ के रख लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, तो उससे ये बीमारी होती है। और ये बीमारी होने का कारण क्या है? इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा तनाव होना, है ना, हिस्टेरिकल स्ट्रेस, या ड्रग इंटरैक्शन, मतलब किसी दवाई का असर हो गया, या फिर आपको आपके जो पहले थे, है ना, किसी आपके घर में किसी को पहले था, उससे भी आपको आ सकता है ये। और जब ये बीमारी आएगी तब क्या होता है, आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। बोलना क्या है, करना क्या है, कोई कुछ बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, है ना। आपका जो काम में ध्यान नहीं लगेगा, आपकी सोशल लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाती है ना। और न्यूरोसिस जो है ना, ये प्योर टोटली मानसिक रोग है। इसमें आपके शरीर पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब आपको ये डिसऑर्डर आता है, तो उसकी वजह से आपको मानसिक रूप से ही कुछ है ना विचित्र चीजें दिखाई देने लगती है। जैसे आप पहले किसी से बहुत परेशान थे और वो मर गया, आपको क्या लगता है, नहीं वो इंसान तो अभी भी मेरे सामने है, मुझे मारने आ रहा है।
या मुझे डराने आ रहा है, मैं उसको देख सकता हूँ। ऐसे आपके मन में ही घबराहट चलती रहती है। और ये जो न्यूरोसिस है ना, जो तंत्रिका का रोग है, ये जो है कभी-कभी आपके अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतनी दुविधा हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता है। या आपके लोगों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता। जैसे घर में अगर जो बच्चे हैं, वो अपने में व्यस्त रहने लगे और जो उनके माँ-बाप पे बड़े-बूढ़े हैं, उन पे ध्यान ही देना छोड़ दिया, तो उनका रिलेशनशिप जो है गड़बड़ हो जाता है, तो उनको लगता है एक तरह से अकेलापन महसूस होने लगता है। तो अपने में ही हो जाते हैं, तो बूढ़ों को भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। जो लोग एकदम ऐसे नेग्लेक्टेड फ़ील होते हैं ना, कि मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस पे, या किसी की रॉन्ग अपब्रिंगिंग हुई है, मतलब उसको ठीक तरह से उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको ज़्यादा प्यार नहीं मिला, या उसको हमेशा लोगों ने अकेला ही छोड़ दिया, है ना? या उसके साथ हमेशा गलत ही बर्ताव हुआ या बहुत बुरा बर्ताव हुआ, जिसकी वजह से भी न्यूरोसिस हो सकता है। जैसे जिस बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा सताया जाता है, मारा-पीटा जाता है, बड़े होके भी उसके दिमाग पे उसका असर रहता है। अब न्यूरोसिस जो है कोई ये तंत्रिका का रोग है, इसमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, ठीक है? न्यूरोसिस जब होता है तो कई प्रकार के। पहला तो है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी में क्या होता है? एंग्ज़ायटी नाम आपने बहुत सुना होगा। एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि आपको एक डर की फीलिंग आ जाती है। एक टेरर जैसा आ जाता है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको पसीना आने लगता है, रेस्टलेस हो जाते हो, ऐसे पेन चबाते हैं ना, आपने देखा होगा, ऐसे पेन चबाना, उँगली ऐसे दाँत काटना, उँगली चबाना, है ना? पूरे नाखून चबा जाना, है ना? कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एकदम एंग्ज़ियस हो जाते हो, है ना? तो ये सब जो सिम्पटम्स है, ये एंग्ज़ायटी के हैं, आप एकदम रेस्टलेस हो जाते हो। तो न्यूरोसिस में पहला रोग होता है एंजाइटी, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी अटैक आता है। दूसरा न्यूरोसिस का रोग है डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन भी नाम आपने बहुत सुना है ना? डिप्रेशन में क्या होता है कि हम अपने आप को एकदम दुखी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारी परवाह नहीं करता है ना? और उसमें हम खुद में ही इतने डूब जाते हैं कि बाकी हम, है ना, सब चीज़ों को एकदम साइड में रख देते हैं कि ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। अब इसमें भी आपको ज़्यादा फिज़िकल कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन जो डिप्रेशन में रहते हैं वो हमेशा दुखी रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, है ना? और कभी-कभी आपको उसमें दिखाई देगा कि वो अकेले-अकेले रहता है, उसको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, डिप्रेशन वाला जो है हमेशा दुखी रहेगा, अकेले रहना और नींद ना आना, ये कुछ कॉमन सिम्पटम आप उसमें देख सकते हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें कैसे हम किसी एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे अभी कोरोना था ना, तो उसमें काफी लोगों को ये निकल के आया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी इसको बोलते हैं। जैसे बार बार हाथ धोना, इतनी बार हाथ धोना कि अरे मुझे जर्म्स ना लग जाए, है ना? या फिर मुझे, मैंने अभी कुछ छुआ और अभी, मतलब 100 से ज़्यादा बार हाथ धोना, या गाड़ी चलाते हुए बार-बार पीछे देखना कि अरे मैंने किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, मैंने बराबर चलाया। मेरे पास ऐसे एक पेशेंट थे जिनको ये था, तो वो बार-बार पीछे देखते थे। उसकी वजह से वो खुद ड्राइविंग नहीं कर सकते थे, तो उनको ड्राइवर हायर करना पड़ा, क्योंकि इस डिसऑर्डर की वजह से उनको ऐसा लगता था मैंने किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, मैंने किसी, तो हमेशा वो पीछे देख के गाड़ी चलाते थे। तो एक्चुअली सच में एक्सीडेंट हो जाएगा। ये ऐसा डिसऑर्डर है ना? इसमें कैसा है, ये क्रॉनिक भी होता है अगर लंबे समय तक रहा तो, है ना? उसके बाद आगे बढ़ता भी जाएगा, लेकिन और इसमें कैसा होता है कि जो आपका बिहेवियर है वो बढ़ते ही जाएगा, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बढ़ते ही जाएगा। एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करना, डर के मारे, ओके? नाउ डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, इसमें क्या है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, ओके? जिसमें आपके, है ना, आप डिस्कनेक्शन फील करते हो। आपके जो थॉट होते हैं ना, मेमोरी होती है, सराउंडिंग होता है, और आपकी जो आइडेंटिटी है, इसमें ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरे आसपास के लोग, आप ना चीज़ें भूलने लगते हो। आपको लगता है कि
मैं क्या सोच रही थी अभी, मैं क्या बता रही थी अभी, या आप कहीं जा रहे हो तो फिर आपको लगता है ये मैं कहाँ आ गई, है ना? तो जो आप एक्शन कर रहे हो उसमें भी आप कुछ भूल जाते हो कि ये मैं कर रही थी, अभी क्या कर रही थी मैं, क्या करने लगी मैं, ठीक है? कि एक जगह से दूसरी जगह आपको पता नहीं चलता, याद नहीं रहता है। और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि आप है ना, जैसे कि आपको एक कोई बीमारी आई, अब आप उसको सर्च करने लगते हो कि मुझे क्या हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपको हल्का सा हेडेक हो गया, आपको सिर दर्द हो गया हल्का सा। अब आप है ना गूगल सर्च कर करके निकालोगे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया, थोड़ा सा स्किन पे कुछ बार बार दाने निकल आए, आप सब गूगल करोगे और आपको लगेगा मुझे स्किन कैंसर तो नहीं हो गया है। ऐसे दिमाग में बड़ी बड़ी बातें बना लेना, ठीक है? नाउ हिपोकॉन्ड्रियाक्स, हिपोकॉन्ड्रियाक्स में क्या होता है, इसमें है ना, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। ठीक है, चिंता होना ठीक है, मतलब चिंतन करना ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आप है ना उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, मतलब ओवरवेलमिंग फियर होता है। आप किसी चीज को लेके आपको सोचना है, लेकिन इसमें बोलते ओवर थिंकिंग करना, है ना? ओवर थिंकिंग मतलब कि अगर मैं ये नहीं करूं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने आज वो फ्रूट धो के नहीं खाया तो मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या मैंने ये खाया तो मुझे ये तो नहीं हो जाएगा। ऐसे करके इतना ज्यादा सोचना कि उसमें ही बीमार पड़ जाना, दिमाग में हर समय वही बीमारी बीमारी लगी रहेगी। ठीक? और ये जो बीमारी है न्यूरोसिस की, है ना, इसमें है ना आपकी जो मैच्योरिटी है या आप जो समझते हो, है ना, वो बहुत मायने रखता है कि अगर आप थोड़े अवेयर रहोगे, कंट्रोल रहोगे, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये मानसिक बीमारी है, शारीरिक नहीं है। और कभी कभी बायोलॉजिकल हेरिडिटी भी, जैसे आपके पेरेंट्स को या कभी परिवार में किसी को था, तो वहां से भी आराम से आ सकता है आपको। या आपको कोई शारीरिक रोग बहुत लंबे समय से है ना, तो वो भी एक रोग का कारण बन सकता है। या आपके आसपास का माहौल जो है वो बहुत कठिन माहौल है, बहुत ही डिस्टर्बिंग माहौल है, खूंखार लोगों से या कुछ ऐसे लोग से है जहाँ पे जो विकृत प्रकृति के हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने से भी ये बीमारी हो सकती है। या आपको सडनली कोई इमोशनल शॉक लग गया, अचानक से कोई बहुत बड़ा तनाव आ गया, तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक? या कभी आपके पास है ना, पहले आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा था, सडनली बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो भी आपका मतिभ्रम हो सकता है या दिमाग ये हो सकता है। या सोशल प्रेशर बहुत आ गया कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि आपका बहुत पहले नाम था, अचानक आपका नाम खराब हो गया, कुछ हो गया, उसमें आपका दिमाग खराब हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है इस डिसऑर्डर को आने के लिए, ये दिमाग किसी से भी खराब हो सकता है। अब इसके लिए अगर ट्रीटमेंट करना है तो दवाइयों से इसका काफी इलाज हो सकता है, कम हो सकता है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन काउंसलिंग से, है ना, साइकोथेरेपी से, उसमें क्या होता है साइकोथेरेपी में कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों है, आप कैसा महसूस करते हो, अपने थॉट को कैसे बदल सकते हो, सटल लेवल पे, आपके अनकॉन्शियस लेवल पे आपको थोड़ा मोटिवेट किया जाता है, उसके अनुसार आपको काउंसलिंग की जाती है। या सीबीटी जो थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें आपके जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदलना, आपके अंदर कोई नया स्किल, नया कुछ, है ना, नई चीजें आपको सीखने के लिए प्रेरित करना, है ना, और आपको छोटे छोटे गोल देना कि आप ये करो, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले छोटे छोटे पजल देना, और खुद को बताना कि आप खुद ही अपने बिहेवियर को चेक करो, देखो आप क्या पैटर्न कर रहे हो। तो ये सब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आता है। ठीक, अभी हम लोग न्यूरोसिस किया है, साइकोसिस भी करेंगे, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा रहेगा। ये न्यूरोसिस करेंगे तब आपको और पता चल जाएगा। ठीक? तो ये जो न्यूरोसिस है, ये क्या है, एक मेंटल नॉन साइकोटिक मेंटल इलनेस विच ट्रिगर्स फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंजाइटी कैरेक्टरिस्टिक, है ना।
ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें आपकी जो फीलिंग है, भावना है, वो ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी आती है। लेकिन आपको रियलिटी का भी एहसास रहता है, ऐसा नहीं कि रियलिटी खो देते हो, ऐसा नहीं, आपको सब पता रहता है। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है उस चीज को लेके कि आप अपना आपा खो देते हो। और अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपके आसपास तो ये और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाएगा। Okay? और कार्ल जुग ने कहा है कि न्यूरोसिस इज ऑलवेज ए सब्स्टिट्यूट फॉर लेजिटिमेट सफरिंग, कि आपका तंत्रिका तंत्र जो है या मानसिक रूप से जो रोग है ना, ये हमेशा आपको, मतलब आप मन से अगर रोगी रहोगे तो आप ज्यादा ही रोगी रहोगे, शरीर से ज्यादा मन का रोग आपको बीमार बना देता है। अब हम लोग साइकोसिस करते हैं। हाँ, साइकोसिस क्या है? मनोविकृति। आपके मन की जो विकृति है वो साइकोसिस है, जिसको बोलते हैं ना मानसिक रूप से विकृत है, ऐसा। इसमें क्या होता है साइकोसिस में, आपका जो माइंड है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और इसमें जैसे न्यूरोसिस में आपको रियलिटी पता रहती है, आप कौन हो, कहाँ हो, क्या हो, आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये मनोविकृति जब आती है ना, तो इसमें आप अपनी जो रियलिटी है, आपका जो रियल आसपास का सब है, उससे कांटेक्ट आपका थोड़ा छूट छूट जाता है। आप वो भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये कौन है, इतना भी भूल जाते हो। और आपके जो थॉट है ना, और आपके जो विचार है, वही आपको है ना खाने लगते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि, है ना, आपको ऐसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति मुझे मारने आ रहा है, ये यहाँ पे है, जो नहीं भी है उसको भी क्रिएट कर लेते हो। वो मनोविकृति है। तो ये मनोविकृति क्या है? लॉस ऑफ कांटेक्ट विथ रियलिटी। मतलब आपका मानसिक रूप से आप इतने ज्यादा एबनॉर्मल हो गए हो कि रियलिटी का आपको एहसास ही नहीं है। ओके, एकदम मनोविकार से आप भर गए हो। और आपको डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है वो भी आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सोशली भी आपका बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। और ये होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो जेनेटिक भी होते हैं, मतलब माँ बाप से पैदा होते हैं, बचपन से भी ऐसा हो सकता है। या बचपन में कुछ ट्रॉमा, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ रहेगा जिसकी वजह से उनके मन पे बहुत गहरा आघात हुआ। या उनको कोई मानसिक रोग हो सकता है, या कभी कभी कोई बीमारी की वजह से हो सकता है। मेरे पास एक जो स्टूडेंट थी, वो बच्ची थी, एक 9 साल से लेके 13 साल, 4 साल मैंने उसको योगा सिखाया था। वो जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं ना बचपन में पैदा होने के बाद, जो वैक्सीन लेते बच्चों को, है ना, ऐसे हर बचपन से 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो वैक्सीन लेते हैं, वो वैक्सीन का जो है वो रिएक्शन होता है। मतलब वो वैक्सीन में 5% ऐसा होता है कि उसका मन पे असर होगा। जो हम लोग इसके लिए, मतलब चेचक के लिए या किसी और बीमारियों को खत्म करने के लिए जो बचपन में जितने वैक्सीन होते हैं, गवर्नमेंट के रूल में भी ऐसा है कि 5% उसका असर हमारे मन के रोग पे होगा, मतलब मानसिक बीमारी हो सकती है। तो वो बच्ची जो थी बचपन में एकदम ठीक थी, 5 साल के बाद लेकिन वो मनोविकृति का शिकार हो गई, क्योंकि वो उसको जो वैक्सीन दिया गया था वो उसके साथ उसको सुटेबल नहीं हुआ। ओके। और अल्कोहल लेना या किसी प्रकार की कुछ गलत दवाई ले लेने से, है ना, उससे भी होता है। मतलब दवाई लिया और वो आपको सूट नहीं किया तो भी मनोविकार हो सकता है, जैसे कि वो मैंने बताया जो बच्ची का, वो वैसे उसके साथ हुआ था। और उसकी मम्मी एमबीबीएस डॉक्टर थी, इसीलिए उसको सब उसके बारे में पता था कि वो क्या कर रही है अभी। अभी ये जो डिसऑर्डर ऑर्डर है, साइकोसिस डिसऑर्डर जब होता है, या जो मनोविकृति रोग होता है, वो बहुत सारे दूसरे तरीके के रोगों के साथ होता है। मतलब आप उसको देख सकते हैं सिजोफ्रेनिया में, है ना, बोलना कुछ और, सोचना कुछ और, है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, साइजोअफेक्टिव डिसऑर्डर, या ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, है ना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां उसकी वजह से हो जाती हैं।
अब आप कैसे पता करोगे कि उसको साइकोसिस है? क्योंकि उसको दृष्टि भ्रम या मति भ्रम हो जाएगा। मतलब वो उसको दिखाई कुछ, वहां कोई चीज है नहीं, फिर भी उसको दिखाई देगा, या मन में अपने आप किसी को कुछ कहानी बना लेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, डिल्यूजन आएगा। या थॉट डिसऑर्डर में क्या होता है कि आप सोच कुछ और रहे हो, लेकिन बोलने और लिखने में आपका कुछ और ही हो रहा है, अटक रहे हो, भूल रहे हो, है ना? वो थॉट डिसऑर्डर है। कांटेक्ट, लॉस ऑफ कांटेक्ट विथ रियलिटी, रियलिटी में क्या चल रहा है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे साथ वाले रिलेटिव, वो सब को आपका ध्यान ही नहीं रहता। डिप्रेशन में चले जाना, इमोशनल चेंजेस होना, पर्सनालिटी बदल जाती है, पागल की तरफ दिखाई देने लगते हो, बिहेवियर बहुत बदल जाता है, ये सब से आपको पता चल जाएगा कि उसको साइकोसिस हुआ है। अब उसको डायग्नोस करना है तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, है ना? और मेडिकल से उसको पता चल सकता है कि उसको है कि नहीं है। उसके थायराइड को चेक कर सकते हैं कि हाइपो या हाइपर थायराइड है क्या। उसके मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हुआ तो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके ब्लड के इसमें भी आ सकता है, वो डायग्नोस करने के लिए उसका ब्लड टेस्ट करेंगे ना ESR को, तो उसमें भी आएगा, है ना? और उसमें दिया है और भी बहुत सारे दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन मेडिकल जो है सबसे ज्यादा प्रूफ है वो। अब इसको साइकोसिस को अगर ट्रीट करना है तो दवाई से ठीक कर सकते हैं, है ना? प्रिवेंटिव कर सकते हैं, मतलब उसको वो और ज्यादा बढ़ जाए उसकी मनोविकृति, उसके पहले ही कुछ उसका इलाज कर देना। उसका मूड बहुत ज्यादा ना बदले तो उसके अनुसार सिचुएशन तैयार करना, और डिप्रेशन में ना जाए तो ऐसी दवाइयां देना, या मन को शांत करने वाली कुछ दवाइयां देना। जो चीजें उसको साइड इफेक्ट करती है उन चीजों को बंद कर देना, जो चीजें उसके मन के विकार को और बढ़ाती है उसको बंद कर देना। अभी योगा ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे तो षटक्रिया, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ओंकार, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब प्रैक्टिसेस हम उनको दे सकते हैं जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम ना हो। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, और इसमें कैसे होता है, जब आपके जो ब्रेन में डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन का एरिया डैमेज होने की वजह से ये डिसऑर्डर आता है। और इसमें आपको हालुसिनेशन, मतलब आपको मति भ्रम या दिशा भ्रम या दृष्टि भ्रम भी हो सकता है ना? तो ये आप, और इसकी वजह से सिजोफ्रेनिया और दूसरे सब डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें आप अपनी रियलिटी से या आपका जो वास्तविकता है उससे आपका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी एक मानसिक रोगी है। डिप्रेशन में क्या होता है, कैसे पता चलेगा? जब आपको हमेशा ऐसा लगे कि हेल्पलेस, मतलब कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हेल्पलेस महसूस हो, होपलेस, अब कोई आशा ही ना बची हो आपकी लाइफ में, और एकदम दुखी महसूस करते हैं, तो उसको ही डिप्रेशन कर बोलते हैं। लेकिन डिप्रेशन तो ऐसे तो आप बोलोगे तो मैं तो हमेशा ही ऐसे रहती हूँ, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन के लिए, इलाज के लिए जाना है, तो अगर आपको डिप्रेशन 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक रहता है तब आप इलाज के लिए जा सकते हो। और डिप्रेशन भी है ना, 2 प्रकार का है। एक तो मेजर डिप्रेशन है। मेजर डिप्रेशन क्या होता है? इंटेंस कैन लास्ट फॉर वीक्स और मंथ। मेजर डिप्रेशन क्या आपको अ, कुछ हफ्ते या महीनों तक ही चलेगा। लेकिन माइल्ड डिप्रेशन जो है ना, वो सालों साल चलता है। मतलब कोई एक चीज आपको डिप्रेस कर रही है, चिंता दे रही है, पर वो छोटी चीज है, आप उसके साथ ही अपनी लाइफ चला रहे हो, पर आपकी लाइफ में कुछ खुशी नहीं है, पर सालों से है वैसे ही कि ये ऐसा ही है। हाँ। लेकिन कभी कभी अचानक आपके सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, अचानक से जॉब छूट गया या कुछ ऐसा हो गया, तो वो मेजर डिप्रेशन है कि अचानक से हम डिप्रेशन में आ गए। तो वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या महीने तक रहता है, बाद में वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है या कम होने लगता है, माइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे बताया ना,
डिवोर्स हो जाता है, वेब ब्रेकअप हो जाता है, जॉब छूट जाता है, तो ऐसे जब होता है तब वो है ना धीरे धीरे मेजर से माइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिप्रेशन क्यों होता है ना? फिजिकल भी हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सोशल डिप्रेशन भी हो सकता है। आपके कोई फ्रेंड है, अभी आपके साथ बात नहीं करते, सोसाइटी ने आपको अलग कर दिया है, तो वो भी डिप्रेशन होगा। कुछ बीमारी हो सकती है, आपको शारीरिक रोग हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है, या आपके आसपास गरीबी हो सकती है, इमोशनल हो सकता है, कई कोई भी एक रीजन हो सकता है आपको डिप्रेशन में जाने के लिए। अब डिप्रेशन में आप हैं ऐसा कैसे पता चलेगा? आपको हमेशा खाली खाली लगेगा, एम्प्टी फीलिंग आएगी, है ना? आपके पास कोई आशा ही नहीं बची है, हमेशा गिल्ट होगा, अपने ऊपर पछतावा होगा, है ना? हमेशा रेस्टलेस रहेगा, इरिटेशन होगा, किसी चीज को करने में ध्यान नहीं लगेगा, है ना? हमेशा थक जाएंगे, एनर्जी नहीं है, थोड़ा काम किया और ऐसा लगता नहीं, मन ही नहीं लग रहा है, हम ठीक से अपने डिसीजन भी नहीं ले सकते, है ना? और नींद नहीं आएगी, सुबह सुबह है ना नींद बहुत जल्दी खुल जाएगी, या नींद नहीं आएगी, या बहुत ज्यादा सो जाएंगे। ऐसे जब कुछ होता है तो समझो आप डिप्रेशन में हो। अभी डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया है कि डिप्रेशन की टैबलेट ले लो, एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट जो है उसमें नींद की गोली आती है ना? और आपको ऐसे हॉर्मोन्स या ऐसी गोलियां दी जाती है केमिकल, जो आपके ब्रेन में है ना हैप्पी हॉर्मोन्स छोड़ेंगे। एक तो वो है। हम्म? और दूसरा साइकोथेरेपी कर सकते हो। साइकोथेरेपी में क्या होता है कि आपके साथ बातचीत की जाती है, आपके नेगेटिव थॉट को बदला जाता है ना? आपको एक नया टास्क दिया जाता है, आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है ना? तो बातचीत करके, काउंसलिंग करके वो ठीक करते हैं। और इलेक्ट्रिक शॉक भी कभी-कभी देते हैं। अगर डिप्रेशन में बहुत ज्यादा कोई चला गया, बाहर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा हल्का इलेक्ट्रिक शॉक दे के भी उसको ठीक करते हैं। अभी योगा थेरेपी करना होगा डिप्रेशन में, तो अब क्या करोगे? डिप्रेशन वाला जो व्यक्ति है वो किसी से मिलता नहीं है, वो अकेले रहना चाहता है, तो ऐसे लोगों को है ना चाइल्ड पोज, सेतु बंधासन, है ना, अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज, अधोमुख श्वानासन, हलासन, उत्तानासन, शवासन, सूर्य नमस्कार, वैखारी जप, बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग आसन, मतलब ऐसी एक्टिविटी वाले आसन दो, सोने वाले आसन मत दो, रिलैक्सिंग वाले मत दो, जिससे कि उसका इमोशन बाहर निकले। तो सभी बैकवर्ड बेंडिंग आसन जो है ना इमोशन को ओपन करने के लिए, क्योंकि चेस्ट ओपन होता है, हार्ट ओपन होता है, अनाहत चक्र एक्टिव होता है, तो उसको चेस्ट ओपनिंग वाले जितने आसनाद रहेंगे ना वो दो, एक्टिविटी वाली चीजें दो जिसमें वो एक्शन करता रहे, तो उसका डिप्रेशन हम लोग कम कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या? जैसे आपने सुना ही होगा, फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? आपको बहुत गुस्से के साथ, मतलब ऐसा आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, है ना? फ्रस्ट्रेशन में क्या कि आपने कुछ और प्लान किया था और आपका वो प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे मैंने ये प्लान किया था और ये हो गया। और बार बार किसी चीज को बार बार ट्राई कर रहे हो ही नहीं आ रहा, तो फ्रस्ट्रेशन आता है कि हट छोड़ना, है ना? तो फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग आउट डिजायर और नीड। जब आपकी जो डिजायर है, आपकी जो नीड है, आपकी जो जरूरत है, वो जब पूरी नहीं होती बार बार, तब आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। okay? जो हमारे गोल के बीच में, हमारे लक्ष्य के बीच में बार बार ऑब्स्टेकल आता है, जो रुकावटें आती है, बाधा आती है हमारी प्रोग्रेस में, तब वो बार बार जो बाधा आती है उससे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। अभी फ्रस्ट्रेशन आने के बहुत सारे रीजन है। पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या हुआ? अचानक से आपके यहाँ बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, आग लग गई, ट्रैफिक जाम हो गया, ये सब चीजें क्या करती हैं? इससे आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है सडनली। आप अपने आप को है ना ऐसे सिचुएशन में पाते हो जहां आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसे टाइम पे फ्रस्ट्रेशन ही आएगी कि अब आपकी लाइफ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हेल्पलेस हो, बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। और फिजिकल फैक्टर में ये, सोशल फैक्टर में क्या है?
आपके पेरेंट्स या सोसाइटी, आपकी लोकेलिटी, आपका कल्चर जो है वो आपको है ना किसी चीज को बाध्य कर रहा है। जैसे कि आपको है ना, आपको शादी करनी है अपनी पसंद की लड़की से, लेकिन उसका कास्ट अलग है, आपका कास्ट अलग है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि अरे ये क्या है। और इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, जैसे आपको अपने अपने कुछ अपने प्लान करके रखे, लेकिन आपकी जॉब चली जाती है, आपको जॉब मिल ही नहीं रही है ना, या खाना की कमी, पानी की कमी, है ना, या गरीबी, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण हो जाता है। या फिर आपकी खुद की एबिलिटी, मतलब आप अपने आप से ही परेशान होते हो कि मेरे पास ये क्वालिटी क्यों नहीं है। जैसे जो लोग हैंडीकैप होते हैं, जिनके शारीरिक दोष होता है कुछ, उनको भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है कि मुझ में ये कमी क्यों है, मैं ये क्यों नहीं कर सकता। तो ये सब बाह्य फैक्टर है, ये सब बाह्य जो रीजन है, बाहर के कारण है वो। अभी फ्रस्ट्रेशन होने के आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। आंतरिक कारण में पहला क्या हो सकता है, फिजिकल एब्नॉर्मेलिटी और डिफेक्ट। आपको अपने शरीर में ही, जैसे बहुत ज्यादा बड़ा होना, बहुत ज्यादा छोटा होना, बहुत मोटा होना, बहुत पतला होना, और चेहरा खूबसूरत ना होना, काला होना, है ना, हमारे कुछ बॉडी शेप अलग अलग होना, या अंधा होना, बहरा होना, गूंगा होना, ये सब भी फ्रस्ट्रेशन दे सकता है आपको। हम अपने आप से खुश नहीं हैं तो वो एक ही, जैसे अभी जिसको बनना है ना, किसी को मॉडल बनना है, लेकिन हाइट की वजह से बार बार उसका रिजेक्शन हो जाता है, तो उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा कि क्यों नहीं है मुझे, है ना। किसी को सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, उसकी हाइट कम है, क्यों नहीं है, ऐसे उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट इन डिजायर और इन, जब आपके पास दो चीजें हैं, आपको दोनों भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, दुविधा आती है मन में, है ना। जैसे कि आपको एक लड़की, आप जिससे प्यार करते हो, आपको शादी उससे करनी है, लेकिन आपको ना अब्रॉड में जाके रहना है, तो उससे करोगे तो अब्रॉड में नहीं जा पाओगे, तो जो अब्रॉड में रहती है वो लड़की से शादी करनी पड़ेगी। तो आपकी दोनों डिजायर है, लेकिन उसमें से कोई एक ही पूरा हो सकता है। तो जब दो डिजायर है, दो इच्छा है, उसमें से एक ही पूरी हो सकती है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे मैं क्या करूं। इंडिविजुअल्स मॉरलिटी एंड हाई आइडियल्स, इसमें क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन तब आता है जैसे कि आप, है ना, आपका जो मॉरल है, आपके जो मूल्य है ना, वो बहुत हाई आपको रखना पड़ता है। जैसे कि सबको गर्लफ्रेंड तो सभी की होती है, या फिर सभी शादी करते हैं, है ना, या कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत हाई रेपुटेड पोस्ट पे है, कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उसका डाइवोर्स हो गया, अब वो किसी और लड़की के साथ उसको घूमना है, लेकिन वो नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखेंगे तो बोलेंगे ये देखो ये क्या है ना, इतना फेमस आदमी ये गलत काम कर रहा है। तो उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा, मैं इतना फेमस क्यों हूँ, या मेरा है ना कि मैं घूम भी नहीं सकता। इस तरह से वो भी होता है। या अपने आप से बहुत ज्यादा इच्छा ही कर लेना, या अपने आप से बहुत ज्यादा डिमांड कर लेना, है ना। जैसे एक आदमी है, उसको इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है, उसका ड्रीम है वो, लेकिन उसको मालूम ही नहीं गेम खेलते कैसे हैं, तो भी फ्रस्ट्रेशन। ओके। या फ्रस्ट्रेशन तब भी आता है जब हमें ऐसा लगता है मैं रोज योगा करूंगी, अपने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया मैं रोज योगा करूंगी, लेकिन होता नहीं है रोज, तो फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। ये सब आंतरिक कारण है। जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो रिएक्शन क्या होता है, हम क्या करते हैं उस समय। ओके। तो जो सिंपल रिएक्शन होता है, सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि खुद को जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन मुझे क्यों आ रहा है, ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, और ट्राई करते हैं कि जो बाधा आ रही है उसके बीच में उसको उसमें सुधार लाएं। ओके। या फिर आप क्या करते हैं कि जो आप बार बार जो बाधा आ रही है, आपको लगता है कि शायद मैं ये डायरेक्शन में गलत हूँ। आप जैसे कि डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, बार बार एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, फेल हो रहे हो, तो आपको लगता है जाने दो, नर्स वाला कोर्स कर लेती हूँ, है ना। ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, विड्रॉल हो गया। विड्रॉल मतलब क्या, बार बार फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आप किसी चीज को पा नहीं रहे हो, तो आपको लगता है कि छोड़ो ना, है ना, क्विट कर देता है, छोड़ो ये मेरे नसीब में ही नहीं है। या रिग्रेशन, मतलब कि वो चीज फ्रस्ट्रेशन आने से आप बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हो,
खुद के ऊपर ही कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास एबिलिटी नहीं है, आप ही कर सकते हो, आप महान हो, ऐसे। या फिजिकल डिसऑर्डर, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आने से इतना ज्यादा असर होता है हमारे शरीर पे कि हमें बुखार आ जाता है, पेट में गुड़गुड़ चालू हो जाती है, मतलब लूज मोशन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, इतना भी फ्रस्ट्रेशन आता है, मतलब अचानक से। या फ्रस्ट्रेशन आने से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो काम है ना उसमें ही एकदम लापरवाही बरतना चालू कर देते हैं। जो हमारे जिनके साथ हम काम करते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हमें गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन आया है ना, तो उसका जो रिजल्ट है हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं या दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। सबमिशन है ऐसा कि आपने सरेंडर कर दिया, अपनी हार को स्वीकार कर दिया कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, है ना। इस तरह से भी फ्रस्ट्रेशन से आप छुटकारा पा लेते हो। ये तो हुआ सिंपल रिएक्शन। लेकिन अगर फ्रस्ट्रेशन आता है तो वायलेंट रिएक्शन भी होता है। वायलेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हो ना, जैसे आपका झगड़ा आपके बॉस के साथ हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, अपने बॉस के साथ झगड़ा किया, उधर कुछ बॉस को बोल नहीं पाए, घर आके बीवी बच्चों के ऊपर बहुत चिल्लाए, है ना, मारपीट पे उतर आया, चिल्लाए, ये वायलेंट हुआ। या इंटरनल अग्रेशन, मतलब कि आप गुस्सा किसी पे उतार नहीं पाए तो सुसाइड की तरफ सोचने लगे, ये खुद के ऊपर उसका असर डालना हुआ। और इसमें अभी योग फ्रस्ट्रेशन के लिए क्या योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं हम लोग, है ना। आसनास, बहुत सारे आसनास कर सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में, जो हमें हमारे मन को शांत करे। ब्रीद आउट ज्यादा करना, प्राणायाम ज्यादा करना, ठीक है। इसमें प्राणायाम, विपरीत करनी आसन, नौकासन, मत्स्यासन, शवासन, जप, मेडिटेशन, योग निद्रा, भक्ति योग, प्राणायाम। डिप्रेशन में और कैसा है भस्त्रिका, है ना, भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा करना। और कामिंग डाउन वाले भी प्राणायाम है ना, अनुलोम विलोम। इस तरह से प्राणायाम ज्यादा करने से भी आपका डिप्रेशन कम होगा या फ्रस्ट्रेशन कम होगा। इवन डिप्रेशन के लिए भी आप, है ना, प्राणायाम में भस्त्रिका और भस्त्रिका, सूर्य भेदन, डिप्रेशन के लिए अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो ये चारों आपके जो मानसिक रोग हैं, है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये सभी मानसिक रोग जो हैं वो ज्यादा तनाव की वजह से, ना, अचानक इमोशनल इम्बैलेंस हो गया तो उसकी वजह से आते हैं। किसी को डाउट है तो पूछिए। तो अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट टाइम से तो मुझे कोई क्लास नहीं है आपके लिए।